हेलो फ्रेंड्स, एनके प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। तो टॉपिक पढ़ेंगे बाल विकास की प्रमुख अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अगर अवस्था की बात करें तो शैशव अवस्था। अब शैशव अवस्था का जो टाइम पीरियड होता है 0 से लगाकर 2 वर्ष या 0 से लगाकर 5 वर्ष की जो अवस्था होती है वो कौन सी अवस्था होती है? शैशव अवस्था। सबसे पहले हम शैशव अवस्था के उपनाम जानते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर बात करें तो शैशव अवस्था को कहते हैं सीखने का आदर्श काल। कौन सा? सीखने का आदर्श काल किस अवस्था को कहा जाता है? तो शैशव अवस्था। दूसरा है जीवन का महत्वपूर्ण काल किसे कहा गया है? शैशव अवस्था। तो जीवन का महत्वपूर्ण जो काल है वो कौन सी अवस्था है? शैशव अवस्था। तीसरी जो इसकी उपनाम की बात करें तो तीसरा जो इसका नाम है भावी जीवन की क्या है? आधारशिला। भावी जीवन की आधारशिला भी किसे कहा गया है? शैशव अवस्था को हम कह सकते हैं भावी जीवन की आधारशिला। मतलब वो पूरी जो अवस्थाओं की जो आधार होती है वो कौन सी अवस्था होती है? शैशव अवस्था। उसके बाद में अगर बात करें तो संस्कारों के निर्माण का काल भी किसे कौन सी अवस्था को कहा जाता है? संस्कारों के निर्माण का काल। संस्कारों के निर्माण का काल भी कौन सी अवस्था है? तो शैशव अवस्था। ये भी अपन को याद रखना है कि संस्कारों के निर्माण का काल कौन सा है? शैशव अवस्था। उसके बाद में अगर बात करें खिलौने की आयु, खिलौने की आयु भी कौन सी अवस्था को कहा जाता है? तो शैशव अवस्था को खिलौने की आयु भी कहा जाता है, जो कि पूर्व बाल्यावस्था या शैशव अवस्था को हम कह सकते हैं। या तो पूर्व बाल्यावस्था या शैशव अवस्था को हम क्या कहते हैं? खिलौने की आयु। उसके बाद में पूर्व बाल्यावस्था का काल भी किसको कहा जाता है? शैशव अवस्था को पूर्व बाल्यावस्था का काल भी कहा जाता है। आगे अगर बात करें तो अतार्किक चिंतन की अवस्था, मतलब अतार्किक चिंतन, चिंतन कैसा होता है? अतार्किक चिंतन की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? तो शैशव अवस्था को अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। उसके बाद में अगर आगे बात करें तो अनुकरणीय अवस्था। कौन सी? अनुकरणीय अवस्था। मतलब किसी भी चीज़ का जो बच्चा जब छोटा होता है तो अनुकरण करता है, दूसरे की नकल। तो नकल करने की जो अवस्था भी कौन सी है? अनुकरणीय अवस्था। उसके बाद में पराधीनता की अवस्था किसे कहा गया है? शैशव अवस्था को पराधीनता की अवस्था भी कहा जाता है। तो ये भी अपन को याद रखना है, क्वेश्चन आता रहता है, पराधीनता की अवस्था। आगे अगर बात करें तो प्रिय लगने वाली अवस्था भी किसे कहा गया है? प्रिय लगने वाली अवस्था। मतलब सबको प्रिय वो जो अवस्था होती है वो कौन सी होती है? शैशव अवस्था। इसमें हम छोटे बच्चों का क्या करते हैं? लाड प्यार करते हैं। आगे अगर बात करें पूर्व प्राथमिक विद्यालय की अवस्था, पूर्व प्राथमिक विद्यालय, पूर्व प्राथमिक विद्यालय की तैयारी की जो अवस्था होती है वो कौन सी है? पूर्व प्राथमिक विद्यालय की तैयारी की जो अवस्था अगर बात करें तो वो कौन सी अवस्था है? तो शैशव अवस्था। ये भी अपन को याद रखना है। आगे अगर बात करें तो पूर्व प्राथमिक विद्यालय की अवस्था भी इसी को कहते हैं पूर्व प्राथमिक विद्यालय की अवस्था। पूर्व प्राथमिक विद्यालय की जो अवस्था है वो भी हम किसे कहेंगे? शैशव अवस्था को क्या कहते हैं? पूर्व प्राथमिक विद्यालय की अवस्था। तो ये अपन को याद रखना है। करें तो आगे अगर बात करें तो अब हम जानते हैं शैशव अवस्था की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानते हैं कि शैशव अवस्था की कौन कौन सी विशेषताएं। क्योंकि अभी हमने जाना शैशव अवस्था के उपनाम, तो अभी हमारा टॉपिक है विशेषताओं के बारे में जानते हैं। तो सबसे जो पहली विशेषता है कि इस अवस्था में तीव्र शारीरिक व मानसिक विकास होता है। तीव्र शारीरिक विकास व तीव्र कैसा विकास? मानसिक विकास भी किस अवस्था में होता है? तो अपन को याद रखना है कि शैशव अवस्था में होता है। ये अपन को याद रखना है। मानसिक विकास होता है, ये अपन को याद रखना है। तीव्र शारीरिक विकास और तीव्र मानसिक विकास किस अवस्था में होता है? तो अपन को याद रखना है कि शैशव अवस्था में होता है। दूसरी जो अवस्था अगर बात करें तो सीखने की तीव्र गति। सीखने की अगर तीव्र गति की बात करें, सीखने की तीव्र गति किसकी विशेषता आता रहता है? सीखने की तीव्र गति हम किस अवस्था में सबसे ज़्यादा तीव्र गति से सीखते हैं? तो वो शैशव अवस्था है। उसके बाद में अगर बात करें तो जीवन का महत्वपूर्ण काल भी किसे कहा गया है? जीवन का महत्वपूर्ण काल की बात करें, जीवन का महत्वपूर्ण काल जो है शैशव अवस्था को कहा जाता है। उसके बाद में अगर बात करें तो सीखने का आदर्श काल, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि सीखने का आदर्श काल किस अवस्था को कहा जाता है? सीखने का आदर्श काल किस अवस्था को कहा जाता है? तो शैशव अवस्था को। उसके बाद में पराधीनता की अवस्था भी किसे कहा गया है? ये हमने पढ़ लिया है। पराधीनता की अवस्था भी किसे कहा गया है? शैशव अवस्था। ये अपन को याद रखना है। पराधीनता की जो अवस्था है वो शैशव अवस्था को कहा जाता है। अतार्किक चिंतन, ये भी हमने पढ़ा था। अतार्किक चिंतन की जो अवस्था होती है वो कौन सी है? शैशव अवस्था। उसके बाद में अगर बात करें तो भाषाई कौशलों का विकास प्रारंभ कहाँ से होता है? भाषाई कौशलों का विकास का प्रारंभ, भाषाई जो कौशलों का विकास का प्रारंभ कब होता है? भाषाई कौशलों का विकास जो वो प्रारंभ की बात करें तो शैशव अवस्था में होता है। ये अपन को याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें सामाजिक गुणों का इस अवस्था में क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है। सामाजिक गुणों का अभाव किस अवस्था में पाया जाता है? तो ये अपन को याद रखना है। शैशव अवस्था में सामाजिक गुणों का अभाव पाया जाता है। उसके बाद में अगर बात करें तो नैतिक गुणों का भी इसमें क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है। क्योंकि इस अवस्था में बच्चों को मालूम नहीं होता है कि सामाजिक गुण कैसे है, उसके क्या लगता है, सगे संबंधियों के बारे में उसको जानकारी नहीं होती है। उसके बाद में अगर बात करें तो जब छोटा बच्चा होता है तो वो सीमित मात्रा में क्या करता है? कल्पना करता है। सीमित मात्रा में कल्पना भी किस अवस्था में करता है? तो अपन को याद रखना है शैशव अवस्था में। उसके बाद में दूसरे शिशु के प्रति जिज्ञासा भी होती है। दूसरे कोई शिशु होता है, शिशु के प्रति क्या होती है? शिशु के प्रति जिज्ञासा भी किस अवस्था में होती है? तो शैशव अवस्था में। ये अपन को याद रखना है, दूसरे शिशु के प्रति जिज्ञासा। और उसके बाद में जो बच्चा होता है वो अनुकरण के द्वारा सीखता है, मतलब नकल के माध्यम से वो सीखता है। तो अनुकरण द्वारा सीखना किस अवस्था में होता है? तो शैशव अवस्था में। ये अपन को याद रखना है। उसके बाद में इस अवस्था में कामुकता भी उसमें पाई जाती है। कामुकता जो शब्द जो दिया था सिगमंड फ्राइड ने दिया था। कौन सा? सिगमंड फ्राइड ने कामुकता शब्द दिया था। सिगमंड फ्राइड, ये अपन को याद रखना है। और इसी अवस्था में जो बच्चा होता है वो स्वार्थी व स्व केंद्रित भी होता है। स्वार्थी एवं स्व केंद्रित किस अवस्था में बच्चा होता है? तो ये अपन को याद रखना है शैशव अवस्था में। और इस अवस्था में मूल प्रत्यात्मक उसका व्यवहार होता है। मूल प्रत्यात्मक व्यवहार
मूल प्रत्यात्मक व्यवहार किस अवस्था में होता है, तो ये अपन को याद रखना है शैशव अवस्था में। उसके बाद में जो बच्चा होता है संवेदनाओं के माध्यम से सीखता है, संवेदनाओं द्वारा सीखना किस अवस्था में सीखता है बच्चा, तो शैशव अवस्था में संवेदनाओं के माध्यम से बच्चा सीखता है। तो ये हमने अपने क्या पढ़ा, अभी शैशव अवस्था की प्रमुख विशेषताओं के बारे में पढ़ा। अभी हमारा टॉपिक पढ़ेंगे हम परिभाषाओं के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि शैशवावस्था की कौन कौन से विद्वानों ने कौन कौन सी परिभाषाएं दी। सबसे पहले अगर एक विद्वान आए थे जिसका नाम है वैलेंटाइन, ये अपन को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है वैलेंटाइन। वैलेंटाइन के अनुसार अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो इसने एक परिभाषा दी थी कि सीखने का जो आदर्श काल है, सीखने का आदर्श काल किस अवस्था को कहा गया है, शैशवावस्था को। सीखने का आदर्श काल और जीवन का महत्वपूर्ण काल, ये कौन से विद्वान के द्वारा परिभाषा दी गई थी, ये अपन को याद रखना है कि सीखने का आदर्श काल और जीवन का जो महत्वपूर्ण काल है वो किस अवस्था को कहा था, तो वैलेंटाइन ने शैशव अवस्था को कहा था। तो ये अपन को परिभाषा याद रखनी, एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है यहाँ से। दूसरी परिभाषा की बात करें तो एक विद्वान हुए थे सिगमंड फ्राइड। कौन हुए थे, सिगमंड फ्राइड के अनुसार सिगमंड फ्राइड ने कौन सी परिभाषा दी कि ये भी इंपॉर्टेंट परिभाषा होती है कि बालक या बालिकाओं को जो कुछ भी बनना होता है, बालक बालिकाओं को जो कुछ भी बनना होता है, जो कुछ भी बनना होता है वो जो है वह 4 या 5 वर्ष की अवस्था में बन जाता है, या 4-5 वर्ष की आयु में बन जाता है, मतलब उसका टारगेट फिक्स रहता है, आयु में बन जाता है। तो ये अपन को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा ये भी, ये दोनों परिभाषा अपन को याद रखनी है। उसके बाद में जो तीसरे जो विद्वान आए थे रूसो के अनुसार, एक विद्वान हुए थे रूसो, जिसका हम नाम सुन चुके। अब रूसो ने एक परिभाषा देखी कि बालक की आँख, एक तो बालक की होती है आँख, उसके बाद में अगर बात करें बालक की आँख, हाथ पैर, बालक की प्रथम क्या कहलाते हैं, शिक्षक कहलाते हैं। तो ये बालक के प्रथम शिक्षक कहलाते हैं, ये भी परिभाषा अपन को याद रखनी पड़ेगी, शिक्षक कहलाते हैं। मतलब जो बालक की जो आंख होती है, हाथ होते हैं और पैर, ये क्या कहलाते हैं, शिक्षक कहलाते हैं, प्रथम शिक्षक। उसके बाद में अगर बात करें ड्राइडेन के अनुसार, एक विद्वान हुए थे डाइड्रेन के अनुसार, ये भी परिभाषा इंपॉर्टेंट परिभाषा है। अब इसने परिभाषा दी थी कि सर्वप्रथम हम हमारी आदतों का निर्माण जो है, आदतों का निर्माण करते हैं। सर्वप्रथम हम हमारी आदतों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। उसके बाद में उसने क्या कहा, उसके बाद आदतें जो होती है हमारा निर्माण करती हैं, आदतें हमारा निर्माण करती हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट परिभाषा, इसने क्या कहा था कि सर्वप्रथम हम हमारे आदतों का निर्माण करते हैं और उसके बाद में जो हमारी आदतें होती है वो हमारा क्या करती है, निर्माण करती है। तो ये परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसके बाद में एक विद्वान हुए थे स्टेक के अनुसार, स्टेक ने भी एक परिभाषा दी थी, जो भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा की बात करें तो बालक अपने जीवन के प्रथम जो 2 वर्षों में अपने भावी जीवन का क्या करता है, शिलान्यास करता है, अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है, भावी जीवन का क्या करता है, शिलान्यास। तो ये भी अपन को पढ़ना है, भावी जीवन का शिलान्यास करता है। तो ये परिभाषा अपन को याद रखनी है। उसके बाद में अगर बात करें आगे वाली जो परिभाषा है ब्रिजेस के अनुसार, ब्रिजेस ने कौन सी परिभाषा दी, ये भी इंपॉर्टेंट परिभाषा है कि 2 वर्ष के बालक बालिकाओं में सभी प्रकार के बालक बालिकाओं में सभी प्रकार के संवेगों का विकास हो जाता है, सभी प्रकार के संवेगों का विकास हो जाता है। तो ये भी अपन को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से कोई ना कोई परिभाषा एग्जाम में आती रहती है। उसके बाद में एक विद्वान हुए थे, ये भी जे न्यूमैन के अनुसार, ये भी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। जैसे कि बात करें कि जो 5 वर्ष की जो अवस्था है, 5 वर्ष की अवस्था शरीर एवं मस्तिष्क के लिए क्या है, शरीर एवं मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील अवस्था है, बड़ी ग्रहणशील अवस्था है। तो ये अपन को याद रखनी है, ग्रहणशील अवस्था होती है, ये अपन को याद रखनी है, क्योंकि ये भी परिभाषा क्वेश्चन आया रहता है। उसके बाद में आए थे रॉस के अनुसार, रॉस ने भी एक परिभाषा दी थी, वो कौन सी परिभाषा है अभी याद करते हैं कि शिशु जो होता है कल्पना का क्या है, शिशु जो है कल्पना का नायक माना जाता है, शिशु कल्पना का नायक है। अतः श्रेष्ठ निर्देशन क्या होता है, अतः श्रेष्ठ जो निर्देशन होता है अपेक्षित होता है, श्रेष्ठ निर्देशन अपेक्षित होता है। ये भी परिभाषा याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम सभी को याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। परिभाषाओं से ही क्वेश्चन बनते रहते हैं। उसके बाद में एक विद्वान हुए थे एडलर के अनुसार, एडलर ने कौन सी परिभाषा दी, ये जानते भी कि शिशु के जन्म के कुछ समय बाद यह निर्धारित हो जाता है कि वो भविष्य में उसका क्या स्थान होगा, निर्धारित हो जाता है कि भविष्य में उसका क्या स्थान होगा, भविष्य में उसका
क्या स्थान होगा, ये भी परिभाषा अपन को याद रखनी है कि जो जितनी भी परिभाषा जो लिखवा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है जो कि एग्जाम में आती रहती है। जैसे उसके बाद में गैसल महोदय के अनुसार गैसल ने कौन सी परिभाषा दी, तो बालक जो होता है प्रथम 6 वर्षों में, बालक प्रथम 6 वर्षों में, बालक जो होता है प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से, दोगुना सीखता है, बाद के 12 वर्षों से दोगुना सीखता है। ये इंपॉर्टेंट परिभाषा है। गैसल महोदय ने कहा था कि जो बालक जो है प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से क्या सीखता है, दोगुना सीखता है। ये अपन को याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट परिभाषा है। उसके बाद में और एक परिभाषा और दी थी वॉटसन महोदय के अनुसार। वॉटसन ने कौन सी परिभाषा दी, वॉटसन की बात करें तो शैशवावस्था जो होती है, वॉटसन ने कहा था कि जो शैशवावस्था में बालकों की जो सीखने की जो गति होती है, बालकों के सीखने की गति जो होती है कैसी होती है, तीव्रता होती है। तीव्रता एवं सीमा जो होती है बहुत ही अधिक होती है, तीव्रता एवं सीमा बहुत अधिक होती है। तो ये जो परिभाषा दी थी ये किसने दी थी, वॉटसन महोदय के अनुसार। वॉटसन ने कहा था कि शैशवावस्था में बालकों की जो सीखने की तीव्रता एवं सीमा क्या होती है, अधिक होती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हमने पढ़ा शैशवावस्था के बारे में, जिसमें कि सबसे पहले हमने जाना विशेषताओं के बारे में, उसके बाद में शैशवावस्था के क्या क्या उपनाम हो सकते हैं, और उसके बाद में तीसरा टॉपिक हमने पढ़ा शैशवावस्था की प्रमुख परिभाषाओं के बारे में। क्योंकि एग्जाम में यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आते रहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। थैंक यू, वेलकम।